सोच के देखिए। एक आदमी है जिसका सपना है फिल्मों का विलन बनना। नाम था उसका ओटो शंकर और वो रहता था मद्रास में। लेकिन उसकी असली कहानी ना किसी भी फिल्म से कहीं ज्यादा कहीं ज्यादा खौफनाक निकली। एक ऐसी दास्तान जो शराब, जिस्म फरोशी और हाँ, सीमेंट में दफन कंकालों से लिखी गई। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर एक मामूली सा पेंटर मद्रास के सबसे खूंखार सीरियल किलर्स में से एक कैसे बन गया? कैसे बना वो जुर्म की दुनिया का इतना बड़ा बादशाह? चलिए इसके सफर की तह तक चलते हैं और समझते हैं इस पूरी कहानी को। पता है इस कहानी का क्लाइमैक्स क्या था? वो पल जब शंकर के घर की दीवारों और फर्श को तोड़ा गया और अंदर से इंसानी कंकाल निकलने लगे, सीमेंट में चुने हुए। सोच सकते हैं, इस एक खोज ने ना पूरे मद्रास में दहशत फैला दी थी। लेकिन इस खौफनाक अंजाम तक पहुंचने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये सब आखिर शुरू कहां से हुआ। ये कहानी है एक पेंटर की, जो बाद में एक राक्षस में तब्दील हो गया। इस शख्स का असली नाम था गौरीशंकर। 1955 में तमिलनाडु के वेल्लोर में पैदा हुआ। फिल्मों का इसको इतना शौक था कि ये सपनों के शहर यानी मद्रास चला आया। यहां उसने एक पेंटर के तौर पर काम शुरू किया, शादी की, 4 बच्चे भी हुए। सब कुछ ठीक चल रहा था, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ। लेकिन फिर एक हादसे में उसकी पत्नी की मौत हो गई और बस उस दिन उसकी जिंदगी की पूरी स्क्रिप्ट ही बदल गई। अपनी पत्नी की मौत के बाद गौरीशंकर ने वो पेंटिंग का ब्रश हमेशा के लिए छोड़ दिया और उसकी जगह थाम लिया एक ऑटो रिक्शा का स्टीयरिंग। शायद उसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि ये सड़क उसे जुर्म की कितनी अंधेरी गलियों में ले जाने वाली थी। अब कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। 1980 के दौर में उस वक्त तमिलनाडु सरकार ने शराब पर लगा दी पाबंदी, प्रोहिबिशन। लेकिन जैसा अक्सर होता है, इससे एक नए काले कारोबार ने जन्म ले लिया। जो मछुआरों की बस्तियां थी ना, वहां ताड़ के पेड़ों से ताड़ी बनने लगी और देखते ही देखते गैर कानूनी शराब का धंधा खूब फलने फूलने लगा। पुलिस की नजर ना हमेशा बड़ी गाड़ियों पर रहती थी, ट्रकों पर, कारों पर। भला एक ऑटो रिक्शा पर कौन ही शक करता? गौरीशंकर ने बस इसी मौके को पहचान लिया। उसने अपने ऑटो से गैर कानूनी शराब की स्मगलिंग शुरू कर दी और बहुत जल्दी वो एक छोटे से गैंग का लीडर बन गया। और बस यहीं से गौरीशंकर बन गया ऑटो शंकर। लेकिन शराब की स्मगलिंग तो बस एक शुरुआत थी। शंकर की भूख, उसकी एम्बिशन बहुत बड़ी थी और यही एम्बिशन उसे आगे चलकर अपराध की और भी गहरी दलदल में खींचने वाली थी। एक ऐसे एम्पायर की तरफ जिसकी शुरुआत स्मगलिंग से हुई, लेकिन जिसका अंजाम हत्याओं पर होना था। शंकर एक बात बहुत अच्छे से जानता था कि अगर गैर कानूनी धंधा चलाना है तो कानून के रखवालों को अपनी जेब में रखना पड़ेगा। उसने पुलिस और नेताओं को रिश्वत देना शुरू किया, उन्हें खुश रखना शुरू किया और जल्द ही शराब के साथ साथ उसने जिस्म फरोशी का धंधा भी शुरू कर दिया। अब उसका धंधा स्मगलिंग से आगे बढ़कर खून खराबे तक पहुंच चुका था। सबसे पहले अक्टूबर 1987 में उसने अपनी ही पत्नी ललिता को मार डाला। फिर अपने ही एक पार्टनर सुदलाई मुथु को रास्ते से हटाया, सबूत मिटाने के लिए रवि नाम के एक लड़के का कत्ल किया। और फिर 1988 में 3 और हत्याएं, जिन्होंने आगे चलकर उसके अंजाम की पटकथा लिख दी। उसकी बेरहमी का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि उसने ललिता की लाश को अपने ही घर के एक कमरे के फर्श के नीचे दफना दिया, ऊपर से सीमेंट का प्लास्टर करवा दिया और फिर उसी कमरे को एक बेवा औरत को किराए पर दे दिया। सोच सकते हैं, वो औरत हर रोज एक कब्र के ऊपर सो रही थी और उसे इस बात की भनक तक नहीं थी। और फिर आया मई 1988। 3 लड़कों ने उससे हफ्ता मांगने की हिम्मत कर ली। ऑटो शंकर से हफ्ता? शंकर ने इसे अपनी बादशाहत पर सीधा हमला समझा। उसने उन तीनों को घर बुलाया और बड़ी बेरहमी से मार डाला। और उनकी लाशों का? हाँ, उनका भी वही हश्र हुआ। उन्हें भी घर की दीवारों और फर्श में सीमेंट से चुनवा दिया गया। इतने कत्ल करने के बाद भी शंकर बिल्कुल बेखौफ घूम रहा था। उसे लगता था उसे कोई नहीं पकड़ सकता। लेकिन कहते हैं ना, हर अपराधी कोई ना कोई गलती जरूर करता है और अब सिस्टम का शिकंजा उस पर कसने वाला था। शंकर का गेम अचानक पलट गया। हुआ ये कि तमिलनाडु में सत्ता बदल गई और गवर्नर रूल लागू हो गया। इसका मतलब ये कि शंकर के जो नेता रक्षक थे वो सब कमजोर पड़ गए। और इसी बीच मारे गए एक लड़की की पत्नी विजया ने हार नहीं मानी।
वो लड़ती रही और उसकी गुहार सीधे गवर्नर तक पहुंची, जिसके बाद पुलिस को एक्शन में आना ही पड़ा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू तब मिला जब शंकर का राइट हैंड मैन, जिसका नाम था एल्डन, पूछताछ में टूट गया। वो सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गया और उसी ने पुलिस को वो सारी जगहें बताईं जहां लाशें दफन की गई थीं। लेकिन असली धमाका तो अभी होना बाकी था। शंकर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस के हाथ लगी एक काली डायरी, और ये सिर्फ एक डायरी नहीं थी, ये एक ऐसा सबूत था जिसने पूरे सिस्टम में एक भूचाल ला दिया। इस डायरी में क्या था? इसमें बड़े बड़े पुलिस अफसरों और नेताओं के नाम थे। डिटेल्स थीं कि वो कैसे इन ताकतवर लोगों को लड़कियां सप्लाई करता था, और इतना ही नहीं, वो ब्लैकमेल करने के लिए उनके फोटोज और वीडियोज भी बनाता था। जैसे ये खुलासा हुआ, पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया। कई बड़े अफसरों को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। तो अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है, पर्दे पर द एंड। अब बात होगी शंकर के मुकदमे की, उसके बिल्कुल फिल्मी अंदाज में जेल से भागने की, और आखिरकार उसके अंजाम की। अदालत में जब शंकर ने अपना जुर्म कबूला तो सब हैरान रह गए। उसने कहा, मुझे फिल्मी विलन जैसा बनना था। उसने यह तक कहा कि जिस्म फरोशी और कत्ल करने का आइडिया भी उसको फिल्मों से ही मिला था। वो असलियत में खुद को रियल लाइफ का बैडमैन समझने लगा था। और सबसे हैरान करने वाली बात, सिर्फ शंकर ही नहीं, उस वक्त के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने भी ये माना कि शंकर जैसे अपराधी को बनाने में सिनेमा का बहुत बड़ा हाथ था। मतलब सोचिए, जिस सिस्टम को अपराध रोकना था, वो खुद मान रहा था कि फिल्में अपराध को बढ़ावा दे रही थीं। और अपनी इस फिल्मी कहानी को जैसे सच साबित करते हुए शंकर मद्रास सेंट्रल जेल से अपने 4 साथियों के साथ फरार हो गया, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में। बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि इस फरारी में 3 जेल वार्डन्स ने ही उसकी मदद की थी। लेकिन वो ज्यादा दिन आजाद नहीं रह पाया। उसे दोबारा पकड़ लिया गया और जेल से भागने की इस कोशिश ने उसके बचने के सारे रास्ते बंद कर दिए। प्रेसिडेंट शंकर दयाल शर्मा ने उसकी दया याचिका भी खारिज कर दी और उसकी मौत की सजा पक्की हो गई। तो ये थी ऑटो शंकर की कहानी। एक पेंटर जो पर्दे का विलन बनना चाहता था, लेकिन असल जिंदगी का शैतान बन गया। एक कहानी जो सिनेमा के सपनों से शुरू हुई और फांसी के फंदे पे जाके खत्म हुई। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या वाकई कला जीवन की इतनी भयानक नकल कर सकती है?